आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जीवन से संबंधित एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ और यह कहानी मुझे बेहद ही पसंद है और मैं आप सबों को सुनाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए आप लोगों को भी यह कहानी सुनाता हूँ। एक राजा थे जिसके 3 लड़के थे और तीनों ही बहुत पढ़े लिखे बुद्धिमान थे। एक दिन राजा के मन में विचार आया, मेरे मरने के बाद यह पूरे संपत्ति का हकदार कौन बनेगा। तीनों लड़कों में से किसी एक को ही अपना हकदार बनाना चाहते थे राजा। अब तीनों में से किसी एक को अपना संपत्ति का हकदार कैसे बनाते। उसके लिए राजा के मन में विचार आया कि क्यों ना तीनों से एक प्रश्न पूछा जाए और जो इस प्रश्न का सही सही जवाब देगा उसी को अपना उत्तराधिकारी मतलब अपना संपत्ति का हकदार बना दूंगा। तो राजा अपने तीनों लड़कों से एक प्रश्न पूछता है और वह यह प्रश्न है। राजा अपने तीनों लड़कों से पूछते हैं, अगर आप अपनी जीवन की रक्षा की जिम्मेवारी किसी अन्य व्यक्ति पर सौंप दे और वही व्यक्ति विश्वासघात निकले तो आप क्या करेंगे। तो राजा के पहले लड़के का जवाब यह था कि पिताश्री, ऐसे व्यक्तियों का सर धड़ से अलग कर दिया जाए, ऐसे इंसान पर कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। पहले लड़के का यह जवाब था। दूसरे लड़के से पूछा गया तो दूसरे लड़के भी उस बात से सहमत था। दूसरे लड़के भी बोले कि पिताश्री, उस इंसान के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाए। जब तीसरे लड़के से पूछा जाता है तो वह खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। तो राजा बोलते हैं, क्या हुआ बेटे, तुम क्यों चुप हो, तुम्हारा क्या जवाब है। तो राजा के तीसरे लड़के बोलते हैं, पिताश्री, ऐसा करना उचित होगा, लेकिन हमें यह बात की भी जानकारी हो जानी चाहिए कि जो व्यक्ति विश्वासघात किया है वह सचमुच विश्वासघात किया है या नहीं किया है। अगर वह सचमुच विश्वासघात किया है तो फिर उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, अगर नहीं किया है तो फिर तो वो बेवजह ही मारा जाएगा। तो राजा बोलते हैं, इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से निर्दोष व्यक्ति भी मारे जा सकते हैं। राजा के तीसरे लड़के बोलते हैं, जी हाँ, बिल्कुल। तो राजा के तीसरे लड़के राजा को एक कहानी सुनाते हैं और वह कहानी क्या है इसके साथ साथ आप लोग भी सुनिए। एक राजा के पास एक अनोखा तोता था और उस तोते का नाम था हिमशुक। और उस तोते से राजा बहुत ही प्रेम करते थे, मतलब उस तोते को बहुत ही मानते थे, अपने पलकों पे बिठा के रखते थे। और हिमशुक भी अन्य तोतों से अलग था, बहुत सुंदर। एक समय की बात है, हिमशुक जंगल की ओर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और वहीं इसकी भेंट इसके पिताजी से हो जाते हैं। इसके पिताजी हिमशुक को बहुत दिनों के बाद देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और हिमशुक के पिताजी हिमशुक को बोलते हैं कि क्या तुम अपने घर नहीं जा सकते हो, जिस प्रकार मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, तुम अगर घर चलोगे तो तुम्हारी मम्मी भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। तो हिमशुक बोलते हैं, इसके लिए तो मुझे राजा से आज्ञा लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही जाऊंगा। तो हिमशुक पिताजी को बोलते हैं, आप यहीं पे ठहरिए, मैं राजा से आज्ञा लेकर आता हूँ। तो हिमशुक राजा से आज्ञा लेने के लिए चल पड़ते हैं और हिमशुक बोलते हैं कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर नहीं जा सकता हूँ। तो राजा हिमशुक को अपने से अलग बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, परंतु हिमशुक के बार बार जिद करने पर राजा मान जाते हैं और राजा एक शर्त पर मानते हैं। वो शर्त क्या है, राजा का कहना था कि तुम बहुत जल्द अपने घर से लौट के आ जाना। तो हिमशुक बोलते हैं, महाराज, मैं 15 दिनों के अंदर फिर वापस आ जाऊंगा। तो राजा मान जाते हैं और हिमशुक वहां से और अपने पिताजी के साथ घर के लिए रवाना हो जाते हैं। हिमशुक को बहुत दिनों के बाद देखकर उसकी मम्मी भी बहुत प्रसन्न हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिली थी। हिमशुक अपने परिवार के साथ 15 दिन तक बहुत खुशी खुशी से रहे। उसके बाद हिमशुक अपने माता पिता से कहते हैं कि मैं राजा से आज्ञा लेकर आया था, वो भी 15 दिन में वापस आ जाऊंगा, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो हिमशुक के माता पिता इस बात को सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। इसके लिए हिमशुक के पिता और माता एक चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। हिमशुक यहाँ से अगर जाते हैं राजा के पास तो राजा के लिए कुछ ना कुछ भेंट देना चाहिए, कुछ उपहार देना चाहिए। तो उपहार क्या दें? तो राजा के लिए सबसे अच्छा उपहार क्या होगा? तो हिमशुक के माता पिता इसी बात पर चिंतन करते हैं। तो हिमशुक के पिता के मन में अचानक एक बात आ जाती है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक पेड़ है और वह पेड़ है
अमर फल, क्यों ना राजा को अमर फल भेंट किया जाए। और अमर फल की सबसे बड़ी खासियत यह थी, फल जिसको खाने के बाद आदमी नहीं मरेंगे और जो आदमी उस फल को खाएंगे वह जवान हो जाएंगे। क्यों ना राजा के लिए वही फल भेंट किया जाए। तो हिमसुक के पिताजी जाते हैं और उसी फल को तोड़कर लाते हैं और हिमसुक को दे देते हैं और हिमसुक से बोलते हैं कि यह राजा को भेंट कर देना। और हिमसुक उस फल को लेकर महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में चलते चलते हिमसुक बहुत थक चुका था और शाम भी हो चुकी थी, जिसके लिए उसके मन में आया कि क्यों ना विश्राम कर लिया जाए। और हिमसुक विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे ठहर जाता है। और हिमसुक आराम करने से पहले अपने उस अमर फल को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहता था। और उस फल को रखने के लिए उसे एक वृक्ष के खोखले भाग दिखाई पड़ते हैं और हिमसुक उस फल को उसी खोखले भाग में रख देते हैं। पैर की डालियों पर सुस्ताने लगते हैं और वह नींद में चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस फल को हिमसुक उस खोखले भाग में रखा था वह भाग सांपों का घर था। सांप जब घूम कर आते हैं तो उसकी नजर उस चमकते फल पर पड़ते हैं और सांप सोचते हैं कि यह मेरी खाने की चीज है। तो सांप अपना आहार समझकर उस फल पर दांत गड़ा देते हैं। और जिस समय सांप उस फल पर दांत गड़ाए उसी समय सांप का जहर उस फल में फैल गया और सांप को वह फल पसंद नहीं आया, इसलिए सांप उस फल को वैसा ही छोड़ दिया। जब सुबह होती है हिमसुक उस फल को लेकर फिर से महल की ओर रवाना हो जाते हैं और महल पहुंचकर हिमसुक उस फल को राजा को भेंट कर देते हैं। हिमसुक सारी बातों को बता दिया कि इस फल को खाने के बाद आदमी की मृत्यु कभी नहीं होती है और आदमी हमेशा जवान ही रहते हैं। और राजा इस बात को सुनकर काफी प्रसन्न हो गए और राजा इस फल को खाने से पहले एक दरबार लगाना चाहा और उस दरबार में सभी मंत्रीगण सब उपस्थित थे। तो राजा जैसे ही दरबार में उस फल को खाने के लिए चाहा उसी क्षण एक मंत्री टोक देते हैं और वह कहते हैं कि महाराज ठहरिए, इस फल को खाने से पहले आप किसी पक्षी या जानवर को खिलाकर देखिए यह फल ठीक है या नहीं है। तो राजा को यह बात पसंद आई और सेनापति के द्वारा उस फल के छोटे से टुकड़े को कटवाकर कौवे की ओर फेंक दिया जाता है और कौवा जैसे ही उस फल को खाता है और उस कौवे की मृत्यु हो जाती है। उसी क्षण मंत्री फिर से टोकारा दे देते हैं कि महाराज हिमसुक इस फल को खिलाकर आपको मारना चाहते थे। यह तो ठीक हुआ महाराज कि इस फल को हम खाने से पहले पक्षी को खिला दिए, अन्यथा आपकी मृत्यु हो जाती। तो राजा आग बबूला हो जाते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं और वह बिना कुछ सोचे समझे हिमसुक की गर्दन पकड़ते हैं और हिमसुक का गला काट देते हैं और हिमसुक की मृत्यु हो जाती है। और राजा उस फल को किसी गड्ढे में दबाने का आदेश देते हैं। तो कुछ वर्षों बाद जिस फल को वहां पे गाड़ा गया था वही फल एक बार फिर से वृक्ष में बदल गया और राजा के राज्य में जितने भी व्यक्ति रहा करते थे सारे व्यक्ति उस फल के सामने से गुजरने से भी बहुत डरते थे। क्यों? क्योंकि वह मृत्यु फल है। एक समय की बात है, उसी राजा के राज्य में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहा करते थे। दोनों अपने जीवन से काफी परेशान थे। उन दोनों को यही लगता था कि अब हम दोनों का मर ही जाना उचित है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का भरण पोषण अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था। तो मरने के लिए सबसे अच्छा तरीका उसे यही लगा कि क्यों ना उसी मृत्यु फल को खाकर मर जाऊं। तो बूढ़ा एक दिन रात में छुपते छुपते जाते हैं और उसी वृक्ष से 2 फल तोड़कर लाते हैं और बूढ़ा और बुढ़िया उस फल को खाकर सो जाते हैं इसी उम्मीद में कि अब मर जाऊंगा। लेकिन जैसे सुबह होती है दोनों की आंखें खुलती हैं और दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी परेशान हो जाते हैं और सबसे ज्यादा तब परेशान हो जाते हैं जब दोनों एक दूसरे को जवान देखते हैं। यह बात पूरे राज्य में फैल चुकी थी और साथ ही साथ यही बात राजा को भी सुनाई जाती है। तो जैसे इस बात को राजा सुनते हैं तो वह भी उस बूढ़े और बुढ़िया से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और राजा भी दोनों को जवान देखकर काफी आश्चर्य हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? वो तो मृत्यु फल था, ये जवान कैसे हो गया? ये मर क्यों नहीं गया?
तो राजा को बात याद आती है, हिमसुक जो मेरे लिए फल लाया था वो सचमुच ही अमर फल ही था। राजा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाते हैं और वह मन ही मन काफी पछताते हैं और राजा बहुत ही ज्यादा पछताते हैं। अगर राजा इस बातों की पुष्टि करते, पता लगाते, तो हिमसुक जरूर निर्दोष पाए जाते और हिमसुक की जान नहीं जाती। लेकिन राजा अपने क्रोध को काबू में नहीं कर पाए, जिसके वजह से एक निर्दोष तोते की जान चली गई। और यह कहानी राजा के तीसरे लड़के राजा को सुनाए। राजा इस कहानी को सुनकर काफी प्रसन्न होते हैं और राजा को लगने लगा कि सचमुच किसी व्यक्ति को सजा देने से पहले सचमुच मुझे यह मालूम होनी चाहिए कि वह सचमुच अपराधी है या अपराधी नहीं है। हमारे जीवन में भी कुछ कुछ ऐसी ही समस्या आती है। हम लोग अक्सर दूसरों की बातों में आकर किसी अन्य व्यक्तियों को गलत ठहरा देते हैं, जबकि वही व्यक्ति सही होते हैं। सबसे ज्यादा इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को यही सीख मिलती है, किसी दूसरे व्यक्तियों के बारे में बुराई करने से पहले, बुराई सोचने से पहले हम लोगों को अच्छी तरह से पता लगा लेनी चाहिए कि वह सचमुच बुरा है या नहीं, वह सचमुच गलत है या नहीं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।